हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ और आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में समझेंगे। ज्योमेट्री जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और हम आपको इसमें बहुत आगे तक लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपके एक एक डेफिनेशंस और एक एक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो। ओके, तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो स्टार्ट होती है एक पॉइंट से। आपने सुना होगा ये दुनिया जो बनी है वो भी एक बहुत छोटे से सिंगुलैरिटी यानी एक सिंगल पॉइंट से बनी थी, जिसमें बिग बैंग होने के बाद ये पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। तो पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये जो मैंने एक छोटा सा डॉट बनाया है, इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट, इट इज़ नॉट एक्चुअली पॉइंट। बिकॉज जब हम लोग पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट एक्चुअली कुछ है ही नहीं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे या सीखेंगे वो सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं। हम केवल उनकी कल्पना कर सकते हैं। हमें इस पूरी दुनिया में कहीं भी कोई पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली पॉइंट है क्या? हम किसी भी चीज़ को पॉइंट कह सकते हैं अगर उसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन हो। जैसे इस रूम में या किसी भी रूम में जहाँ पर दो वॉल्स और रूफ एक साथ मिलती हैं, कोइंसाइड करती हैं, टच होती हैं, तो उस कॉर्नर को भी हम एक पॉइंट मान सकते हैं। सुई की नोक जो बहुत ही पतली होती है उसे भी आप एक पॉइंट कह सकते हैं। इसी तरह से जब हमारे पास कोई लाइन होती है या कोई जगह होती है, कोई मैप होता है, तो उसमें भी किसी पर्टिकुलर प्लेस को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो पॉइंट इज़ ए टूल टू रिप्रेजेंट ए फिक्स्ड पोजीशन। इस पॉइंट में न तो लेंथ होती है, लंबाई नहीं होती, न ब्रेथ होती है और न ही इसमें थिकनेस या मोटाई होती है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई इसमें कुछ नहीं होता। ए पॉइंट इज़ नथिंग, जस्ट अ फिक्स्ड पोजीशन। अब मैथ्स पे आते हैं। पॉइंट्स को हम केवल एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और हर चीज़ का कुछ ना कुछ नेम होता है। तो पॉइंट्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया जिसका नाम है पॉइंट ए। ऐसे ही कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अगर कुछ पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, जैसे एक ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे 3 पॉइंट्स हैं P, Q एंड R। लाइन में इन एरोज़ का बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये एरोज़ बताते हैं दैट ए लाइन ऑलवेज गोज़ ऑन, इट नेवर एंड्स। ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट्स 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक सिंगल लाइन में नहीं आते हैं, जैसे ये या ऊपर जो ABC बने हुए हैं RST, ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हम पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। आपने टॉर्च की लाइट तो ज़रूर देखी होगी, देखी है ना? तो लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल करती है आप बता सकते हैं? रेज के फॉर्म में। जैसे ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है S। अब यहाँ से अगर लाइट चलेगी तो एक स्ट्रेट लाइन में आगे चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ओके, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ये जो पॉइंट है, ये जगह जहां से इस रे ने चलना स्टार्ट किया है, इट इज नोन एज ओरिजिन और वर्टेक्स। दोनों ही इसके नाम हैं। इसको आप ओरिजिन भी कह सकते हैं, वर्टेक्स भी कह सकते हैं। और ये आगे की तरफ जा रही है। अब मान लीजिए इस पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया SN,
ये हमारा पॉइंट है N। तो S और N को जब हम मिलाएंगे तो हमारी ये रे बनेगी जो आगे बढ़ती चली जाएगी। इस रे पे इतने सारे पॉइंट्स हैं जिनके मैं सभी के नाम यहाँ पे लिख पाना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, मेरी तो बात ही छोड़िए। चलिए, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट वर्टेक्स और दूसरा कोई भी पॉइंट जो इस रे पे लाई करता है, इस रे पर उपस्थित है, तो इन दोनों से मिलाकर इस रे का नेम बन जाएगा। तो इस रे को हमने नाम दिया है SN। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्टेक्स पॉइंट हमेशा स्टार्टिंग में पहले लिखना होगा। S से ये वर्टेक्स, जो S वर्टेक्स है, यहाँ से ये रे स्टार्ट हो रही है और N की तरफ आगे जाती हुई बढ़ती चली जाती है। तो ये है हमारी रे। उम्मीद है पॉइंट और रे आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लाइन की। ये लाइन क्या होती है? लाइन की डेफिनेशन अगर आप किसी बुक में देखोगे तो वो मिलेगी, ए लाइन इज दैट नेवर एंड्स एंड गोज ऑन एंडलेसली। इसमें भी न तो लेंथ होती है, इसमें न विड्थ होती है, न थिकनेस होती है, बस लेंथ होती है, एंडलेस लेंथ। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इसका कोई अता पता नहीं होता। इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो कहीं भी किसी भी जगह पे हम एक सीधी सड़क की तरह खींच सकते हैं। सन से जो लाइट्स आती हैं वो दोनों तरफ जाती हैं। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट कोई सोर्स है जिसे हम ए नेम दे सकते हैं और यहाँ से एक रे इस तरफ जा रही है। अब इस रे को हमने नेम दे दिया ए बी, जो ए से स्टार्ट हुई और बी की तरफ आगे चली गई। अगर इसी पॉइंट ए से रे ए बी के अपोजिट एक दूसरी रे और खींच दी जाए जो पॉइंट सी की तरफ जा रही हो, तो ये दो अपोजिट रेज हो जाएंगी जिसमें वर्टेक्स होगा ए और रेज होंगी ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी अपोजिट रेज हैं। कैसी रेज हैं? अपोजिट रेज। तो हम कह सकते हैं कि जब दो अपोजिट रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिट हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, और अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं तो वो एक लाइन फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं? लाइन फॉर्म करती हैं। तो ये जो हमारी लाइन है इसे भी हम उसी तरह से कैपिटल लेटर्स को मिला के लिखेंगे, लेकिन इसे लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं उन दोनों पॉइंट्स को आप एक साथ मिला के बोल दीजिए, लाइन को नेम कर दीजिए। जैसे इस लाइन का नेम सी ए हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, और भी कुछ पॉसिबल है। यस, बी सी, सी बी, सी ए सी, ए बी एंड बी ए। अब ये तो हमने इनके नेम्स लिख दिए, लेकिन ये लाइंस तब तक नहीं होंगी जब तक हम इनके ऊपर डबल हेडेड एरो नहीं लगा देंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी लाइन को डिनोट करते समय उसके दो पॉइंट्स के ऊपर ये डबल हेडेड एरो बार लगाना पड़ता है। और ये जो एरो बार है ये हमें बताता है कि ये एक लाइन है जो दोनों तरफ एंडलेस जाती है। इसका कोई एंड नहीं है, कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ ख़त्म हुई कुछ नहीं कह सकते। तो एक तरीका तो ये हो गया लाइंस को नेम करने का। अब लाइंस को नेम करने का जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं उनसे कुछ लेना देना ना हो और इस लाइन को नेम दे दो एल। याद रखना, जब हम डबल हेडेड एरो का यूज़ करके दो पॉइंट्स को मिला के किसी लाइन का नेम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, लेकिन जब हम किसी लाइन को एक सिंगल नेम दे देते हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में दिया जाता है। यानी लाइन एल,
ऐसे ही मान लीजिए ये वाली जो लाइन हमने पहले बनाई थी इसका नाम M है, तो ये हो जाएगी लाइन M। ये अपनी सहूलियत के लिए है, कहने में आसानी रहती है, समझाने में आसानी होती है। लाइन L, लाइन M, या ज़्यादा लाइंस के नेम्स लेने हैं तो L, M एंड N आर 3 लाइंस। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हुई, जैसे वर्टेक्स हमने सीखा, पॉइंट सीखा, रे और लाइन की हमने बात की। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? कोई भी लाइन है, इसके ऊपर कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, A, B, C, D। अब इस लाइन पे जितने ज़्यादा हम पॉइंट्स ले लेंगे, उन पॉइंट्स से मिलाकर इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे। जैसे एक पार्ट ये बन रहा है जो A से स्टार्ट होके B पे फिनिश हो रहा है, एक पार्ट ये बन रहा है जो B से स्टार्ट होके C पे फिनिश हो रहा है, और एक पार्ट ये है जो C से D पे फिनिश हो रहा है। तो इनमें से किसी भी पार्ट को हम एक लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। लाइन सेगमेंट्स आर द लाइन्स are the parts of a line. The parts of a line that has a fixed length. यानी जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनकी लेंथ फिक्स्ड होती है। लाइन सेगमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि एंडलेसली हमेशा दोनों तरफ बढ़ते रहें। लाइन सेगमेंट निश्चित है कि किसी ना किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे और किसी दूसरे पॉइंट पे खत्म होंगे। लाइन सेगमेंट्स को हम डिनोट करते हैं पॉइंट्स के ऊपर केवल एक बार लगा के, जैसे लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट AD, लाइन सेगमेंट AC एट्सेट्रा। तो दोस्तों, आप लोगों ने लाइन सेगमेंट के बारे में भी सीख लिया। अब हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताते हैं लाइंस और लाइन सेगमेंट्स की। जैसे कि आपने पहले देखा, लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। ए लाइन गोज़ एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये भी है कि लाइन्स हैव नो एंड पॉइंट्स। आई रिपीट, लाइन्स हैव no end points, okay, but line segments have two end points, namely point A and point B, or point B, point C, point A and point C. तो लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है और इसके दो एंड्स होते हैं। लाइंस की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती, ये एंडलेस जाती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और रे जो हमारी है उसका वन एंड पॉइंट होता है, जहाँ से वो रे स्टार्ट करती है और फिर एंडलेसली किसी दूसरी तरफ जाती रहती है। तो लाइंस, लाइन सेगमेंट्स, इन सबको समझने के बाद अब बारी आती है हमारे अगले टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं एंगल्स। इसको थोड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ओके। एंगल्स क्या होते हैं? पहले तो एक सिंपल सी चीज़ है, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल्स बनते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ आप ऐसे भी कह सकते हो, जब दो रेज एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं और उनके डायरेक्शंस अलग अलग होते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। एंगल, ये हमारा एंगल है। अब एंगल को नेम कैसे करते हैं? तो आप यहां पर ये जो दो रेज देख रहे हैं, ये दोनों इस एंगल की आर्म हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। एंगल, आर्म्स एंड वर्टेक्स, जहां से दोनों रेज स्टार्ट हो रही हैं वो वर्टेक्स है। एंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें दो आर्म्स हैं, एक वर्टेक्स है। अब आर्म्स को नेम करने के लिए, क्योंकि ये रेज हैं,
तो हमें इनके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये है P पॉइंट और दूसरी आर्म पर हमने कोई पॉइंट लिया Q पॉइंट। तो हमारा जो एंगल है उसका वर्टेक्स O है, एक आर्म OQ है और दूसरी आर्म OP है। तो एंगल को लिखेंगे कैसे? ये एंगल का साइन होता है। हम एक आर्म से स्टार्ट करेंगे किसी पॉइंट से और फिर वर्टेक्स पे आएंगे और वर्टेक्स के बाद फिर हम दूसरी आर्म पर दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो सपोज हमने P से स्टार्ट किया, देन हम O पे आए जो हमारा वर्टेक्स है और फिर हम दूसरे पॉइंट Q की तरफ चले गए। तो ये इस एंगल का नेम हो गया एंगल POQ। एक तरीका तो ये हुआ एंगल को लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि जिस वर्टेक्स पे एंगल फॉर्म हो रहा है उसी वर्टेक्स को हम एंगल साइन के साथ में लिख दें, जैसे एंगल O। ये दूसरा तरीका हो गया किसी एंगल को लिखने का। और तीसरा तरीका ये है कि एंगल का जितना मेज़र है उस मेज़र के हिसाब से हम लिख दें एंगल थीटा। ये थीटा, ईटा, नीटा, बीटा, अल्फ़ा, गामा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो एंगल POQ, वर्टेक्स O, एंगल O या एंगल थीटा। यहाँ पे आपने समझ लिया। अब एंगल को डायरेक्शन के चेंज की तरह से समझते हैं। चलिए, मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है O और यहाँ से एक रे इस तरफ जाती है। ये एक डायरेक्शन है OA। अब आप मान लीजिए कि हम इस समय इस तरफ ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं। अब अगर हम इस लाइन को इस पॉइंट O के चारों तरफ घुमाना शुरू करें तो ये लाइन यहाँ से यहाँ जाएगी ऐसे करके, या और ऊपर जा सकती है या और ऊपर जा सकती है। तो आप देख सकते हैं इसने OA के साथ ये वाली जो लाइन है A', B एंड C, ये हमारी जो OA लाइन थी ये ऊपर की तरफ उठी। अब ये OA' डायरेक्शन में है, देन ये OB डायरेक्शन में हो जाती है, फिर ये OC डायरेक्शन में हो जाती है। तो ये जो हमारे एंगल्स हैं ये फॉर्म होते हैं और ये एंगल्स हमें बताते हैं कि एक लाइन की या किसी चीज़ की डायरेक्शन कितनी चेंज हुई। तो एंगल्स को हम इंक्लिनेशन भी कहते हैं। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब है झुकाव। जब कोई एक लाइन दूसरी लाइन पे झुकी होती है तो उसके साथ एक एंगल बनाती है, एक एंगल फॉर्म करती है और उस झुकाव को ही हम मेज़र करते हैं और एंगल का मेज़रमेंट लिख देते हैं। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हुए एंगल्स के बारे में। अब आइए एंगल्स के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स। कभी आपने सोचा है कि एंगल्स को हम जब डिग्रीज में मेज़र करते हैं तो ये डिग्रीज का कॉन्सेप्ट कैसे आया, किसने ये डिग्रीज वगैरह बनाई? चलिए देखते हैं। ये एक लाइन है, हमने इसको नेम कर दिया AB। दिस इज लाइन AB। नाउ इफ वी टेक सम पॉइंट O ऑन दिस लाइन AB एंड अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी लाइन AB है इसको हम दो रेज की तरह मान सकते हैं। एक है रे OB और दूसरी है रे OA। तो ये वाली जो रे थी OB, इसने हम कह सकते हैं कि अपना डायरेक्शन चेंज किया और यहाँ से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। तो ये एक एंगल बन गया, यानी हर लाइन पर एक एंगल बनता है और इस एंगल का एक स्पेशल नेम है। इस एंगल को हम कहते हैं ऋजु रेखीय कोण। ऋजु रेखीय कोण। ऋजु रेखीय
कोण, या आप इसे स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्यों? क्योंकि ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में बन रहा है, और इस स्ट्रेट एंगल की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज 180 डिग्रीज होती है। तो पहले टाइप का जो हमारा एंगल है वो बना स्ट्रेट एंगल, ऋजुरेखीय कोण। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी लाइन ए बी थी, इस पे हमने कोई पॉइंट ओ लिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा राइट एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो रे आ रही है, जो परपेंडिकुलर रे है, इसको हमने नेम दे दिया OC। अब ये वाला जो राइट एंगल है 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल था, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 180 डिवाइडेड बाई 2 तो आएगा 90 डिग्रीज, यानी ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हुआ, जिसको कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। सबसे पहले हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा, अब हम राइट एंगल के बारे में बता रहे हैं। तो राइट एंगल तब बनता है जब दो रेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो इसको हम राइट एंगल कहते हैं। अब कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है ना। तो मान लीजिए ये हमारा एक एंगल है POQ और इसकी वैल्यू है लेस देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल अगर होगा तो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। और हिंदी में इसको कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून मतलब कम, न्यून का अर्थ है कम। किससे कम? 90 अंश, 90 डिग्री से कम, तो एक्यूट एंगल बन गया। अब कोई एंगल ऐसा भी हो सकता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ये हमने इसे नेम दे दिया वर्टेक्स O, यहाँ पे पॉइंट S लिया और दूसरी आर्म OT है जिस पे पॉइंट T है। अब OS और OT के बीच का जो झुकाव है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। हिंदी में अधिक कोण, अधिक कोण। तो दोस्तों ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स, ऋजुरेखीय कोण यानी स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जब हम आपसे बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर के बारे में। थैंक यू सो मच।